सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटी एजुकेशन हब पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 के लिए फिजिक्स का डिटेल कोर्स। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले कुछ आधारभूत जो संकल्पनाएं हमारी उनको कवर कर लेंगे, उसके बाद में जो है चैप्टर टू चैप्टर मूव करेंगे, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कुछ जो बेसिक हमारे टॉपिक्स है, जैसे कि अवकलन, समाकलन, सदिश, अदिश, इनके बारे में। पहले देखते हैं कि अवकलन क्या होता है। अवकलन जो है गणित का एक टॉपिक है, तो बायो वालों के लिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अवकलन रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरी भौतिक राशि में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम समझते हैं, माना कि एक भौतिक राशि हमने ले ली x और दूसरी भौतिक राशि हमारी है y। ये हमारी पहली भौतिक राशि है, ये दूसरी है। अब x जो है उसको हमने मान लिया कि वो है स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो परतंत्र चर है, परतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, स्वतंत्र चर का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि x जो है भौतिक राशि वो किसी भी और जो है फिनोमिना या किसी भी और भौतिक राशि पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रही, और y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि जब x बराबर x1 से x बराबर x2 तक मूव होता है तो इसकी वजह से y भी है वो y बराबर y1 से y बराबर y2 तक मूव करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों में चेंज कितना हुआ। जब ये x बराबर x1 से x2 तक जाता है तो इसमें चेंज हो गया डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1, और जब y बराबर y1 से y2 तक जाता है तो इसमें चेंज हो गया y में, वो हो गया y2 माइनस y1। अब इन दोनों चेंजेस का जो है हम रेशियो देखते हैं। रेशियो क्या है? वो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू है उसको हम डिफाइन करेंगे अवकलन से। कैसे? कि जब हमने देखा जब x है उसमें चेंज डेल्टा x है तो y में चेंज डेल्टा y हुआ। अब माना कि x में चेंज वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी सूक्ष्मतम हम चेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा x जो है वो टेंड्स टू 0 है। ये जो हमने कंडीशन लगाई है, इस कंडीशन के लिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का जो मान है इस रेशियो का, वो हम देखते हैं। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इस कंडीशन को ऐसे लगाया जाता है। देखो, लिखने का तरीका ये है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसके लिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का जो मान है उसको हम देखते हैं, और इसको लिखा जाता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। समझ में आया? dy बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि जब डेल्टा x में परिवर्तन शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, टेंड्स टू 0 है, उस टाइम y में कितना चेंज हुआ, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अवकलन यानी कैलकुलस। अवकलन के महत्वपूर्ण नियम, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। माना y बराबर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो इस प्रकार है कि x की पावर n है। x जो है वो हमने देखा कि वेरिएबल है, ठीक है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और n है वो कोई भी संख्या है, जैसे कि n बराबर 1 2 3, ये n की वैल्यू हो सकती है अनंत तक कोई भी। अब dy बाई डी एक्स कितना होगा वो हम देखते हैं। dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर n हमने लिया है, y की वैल्यू x की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। ये होता है हमारा पहला फॉर्मूला अवकलन का, dx की पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1। माना कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं, n बराबर मानना 5 है, तो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 कितना होगा, n की वैल्यू इसमें रखेंगे, n बराबर 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x की पावर 4। ये है x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन। ये हो गया हमारा पहला नियम। अब इससे एक और चीज़ समझ में आती है हमें कि माना जब n की वैल्यू माना हमने 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया, यानी x की पावर 1, यानी x की पावर 1 को x से लगाया जाता है, हमें पता है। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू n की वैल्यू हमने 1 रखी, 1x 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0,
इज इक्वल टू 1, यानी कि x की रेस्पेक्ट में x का अवकलन हमेशा 1 ही होता है, यानी कि dx बाई डी एक्स भी 1 होगा, dy बाई डी वाई भी 1 होगा, dz बाई डी जेड, ये सब इनका मान 1 होगा। अब दूसरा नियम हम देखते हैं कि dy बाई डी एक्स हमने दो फलन मान ली, एक हो गया u और एक हो गया v, दोनों जो है गुणा में है, दोनों x के फलन है और दोनों गुणा में है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि u और v दोनों फलन जो है f1 और f2 ये होंगे x के ही फलन, क्योंकि अगर फलन x का नहीं हो तो फिर वो कांस्टेंट फलन होगा उस जो नीचे वाली हमारी जो भौतिक राशि है उसके सापेक्ष। जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं कि डी बाई डी एक्स मान लिया कि ये t का फलन है, t जो कि x पे डिपेंड नहीं करता, केवल t है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ टी जो है वो बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स अंदर रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा अंदर, 1 से गुणा हो गया। और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो होता है 0। ये हमारा दूसरा नियम है, किसी भी कांस्टेंट का जो है कांस्टेंट उसका अवकलन किसी भी भौतिक राशि के सापेक्ष हमेशा 0 होता है। तो एफ टी का अवकलन कितना हो गया 0, ठीक है। और ये हमारा तीसरा नियम है u इंटू वी वाला, u और v हमेशा x के फलन होने चाहिए, u और v x के फलन होने चाहिए। अब देखते हैं कि u इंटू वी का dx के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन किस प्रकार होता है। सबसे पहले हमने ले लिया u को बाहर, फिर v का अवकलन प्लस v बाहर और u का अवकलन, ये हमारा तीसरा नियम। इन नियमों को आप धीरे नोट करते जाइए अपने नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। सबसे पहले u बार, फिर v का अवकलन, v बार और u का अवकलन, ये हमारा हो गया तीसरा नियम u इंटू वी का। हम देखते हैं कि u अपॉन v का अवकलन कितना होता है, d अपॉन डी एक्स u बाई वी। यहाँ भी वही बात है कि u और v दोनों x के फलन होने चाहिए। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नीचे v लिख लेंगे, सबसे पहले v लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, v स्क्वायर को नीचे रखना है, u अपॉन v है नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर करके इसको नीचे रख देंगे। अब यहाँ भी जो है v रखेंगे और फिर du अपॉन डी एक्स कर देंगे, यानी u का x के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ पे माइनस आएगा, u इंटू वी के अंदर जो है प्लस आता है और u अपॉन वी में माइनस आता है, और यहाँ पे फिर वही u रखेंगे डी अपॉन डी एक्स, वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये है u अपॉन वी का x के सापेक्ष अवकलन। त्रिकोणमितीय फलनों पे आगे मूव करते हैं। साइन एक्स का हमने देखा कि साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इसमें माइनस है छठे में, कोट एक्स वाले में माइनस होगा और कोस एक्स वाले में माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी बहुत से फलन होते हैं, जैसे कि ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स जो है वो होगा ई की पावर एक्स ही होगा। ई जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके बारे में आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। पहले आप इतना याद रखिए कि ई की पावर एक्स का जो अवकलन होगा वो ई की पावर एक्स ही होता है, और लॉग एक्स एक फलन आता है लॉग, उसका जो होता है अवकलन वो होता है 1/x, यानी कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स जो होगा वो होगा 1/x। ये कुछ हमारे अवकलन के सूत्र हैं, उनको आप याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएंगे आपके। अब हम देखते हैं कि जब दो फलन योग में हो या घटाव में हो, यानी कि u प्लस वी हो या फिर u माइनस वी हो, तब क्या होता है, तब एक रूल लगता है कि पहले हम u का अवकलन कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे v का अवकलन कर देंगे dv बाई डी एक्स। और इसी प्रकार अगर u माइनस वी हो तो यहाँ भी यही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स हो जाएगा, dv बाई डी एक्स। यानी कि जब दो फलन x के एक दूसरे के साथ जोड़ में हो, एडिशन में हो, तो उनका जो अलग अलग जो उनके अवकलन होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा। और इसी प्रकार जब दोनों माइनस में हो तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है अवकलन का, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, कैलकुलस ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन के फलन का जो अवकलन होता है वो कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने माना
कि नॉर्मल जब हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो वो हो जाता है कोस एक्स। लेकिन अगर x की जगह पे ए एक्स आ जाए, यानी कि मान लो 5x, ए कोई भी कांस्टेंट है, 5x आ गया, या फिर x की जगह पे कोस एक्स आ जाए, जैसे कि साइन ऑफ कोस एक्स, तब हम अवकलन किस प्रकार करेंगे वो हम जानते हैं। कि देखो वो ऐसे होगा कि पहले जो बाहर वाला फंक्शन है, जो हमें सबसे पहले नज़र आ रहा है, जो होल फंक्शन है, उसका अवकलन होगा। यानी कि पहले हम अवकलन करेंगे इस पूरे का, यानी कि साइन ऑफ कोस एक्स। अब हम कोस एक्स को एक एक्स की तरह, एक दूसरे फलन, एक कोस एक्स को हम क्या ट्रीट करेंगे, एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि इसको हमने कोण मान लिया, कोस एक्स जो है वो पूरा कोण हो गया यहाँ पे, कोण यानी हम देखते हैं साइन का क्या होता है कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कोस एक्स का जो दूसरा फलन है, अब हम करेंगे कोस एक्स का, वो होता है माइनस साइन एक्स, और ये आएगा क्या पे, गुणा में आएगा, यानी कि माइनस का साइन एक्स जो है वो गुणा में आएगा। तो अब ये पूरा क्या हो गया, माइनस साइन एक्स और कोस एक्स, ये हो गया हमारा साइन ऑफ कोस एक्स का अवकलन। ये इस प्रकार हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का। अब हम देखते हैं कि माना साइन 5x का हमने अवकलन कर रहे हैं, यह भी उसी प्रकार होगा कि पहले तो हम कर देंगे साइन 5x के पूरे का होगा कोस 5x नॉर्मल। अब ये नहीं है आंसर ये नहीं है, कोस 5x जो है वो केवल साइन 5x का है। अब हम करेंगे 5x का, ये जो 5x है ना गुणा में, अंदर जो कोण में है उसका हम करेंगे, तो आएगा इंटू 5x का अवकलन 5 होता है। कोई भी कांस्टेंट मान लो, ऐसे आ गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर भी आ जाए, तो ये जो 5 है ना, ये तो अवकलन से बाहर आ जाएगा, और केवल एक्स स्क्वायर जो है उसका अवकलन होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का। पहले जो होल फंक्शन है, पूरा बड़ा वाला जो फंक्शन है उसका कर लेंगे, उसके बाद जो बाद वाले जो फंक्शन आ रहे हैं जितने भी, उसमें छोटे छोटे जो फंक्शन है उनका एक एक करके अवकलन करते जाएंगे और उनको गुणा करते जाएंगे, पूरे को गुणा करते जाएंगे। जैसे कि हम साइन 5x का हमने अभी किया, तो साइन 5x का कोस 5x हुआ, 5x का 5। अब अगर कोई x का अवकलन करे तो कितना होगा 1, और अगर कोई 5 का अवकलन हम कर नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो जो फलन है ना x का, केवल उसका अवकलन होता है, और x का अवकलन 1 हो गया, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 जो है यूजुअली लिखते नहीं। जहाँ पर dx बाई dx आ गया ना लास्ट में, वहाँ पर आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन जो है उसका अवकलन खत्म कर देना है। ये हो गया हमारा अवकलन का पार्ट कंप्लीट। तो हम देखते हैं कि समाकलन क्या होता है। समाकलन के बारे में समझने से पहले हम अवकलन जो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था उसको हम समझ लेते हैं। वो क्या था कि हमें कोई भी फलन हमें दिया हुआ है बराबर y बराबर fx, उसका अवकलन क्या है dy बाई dx। y हमें दिया हुआ था और हमें dy बाई dx पर मूव करना था, पर क्या हो अगर हमें dy बाई dx है वो गिवन हो और हमें y पे मूव करना हो, यानी कि हमें dy बाई dx गिवन है और हमें पता करना है कि y बराबर fx जो हमारा मूल फलन है उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसको जानने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं वो होता है समाकलन, यानी कि एक तरह से अवकलन का रिवर्स मान लीजिए आप समाकलन को। अब माना कि dy बाई dx है, उसको हमने एक फलन मान लिया z, dy बाई dx है उसको हमने एक z फलन मान लिया जो कि x के साथ चेंज हो रहा है। dy बाई dx को z मान लिया, यहाँ पे हमने z ले लिया, यहाँ पे हमने x ले लिया। मान लिया कि dy बाई dx वो x स्क्वायर एक बार के लिए मान लिया, z जो है वो x स्क्वायर है dy बाई dx की वैल्यू। तो ये इस प्रकार से इसका कुछ ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा dy बाई dx। तो x की किन्हीं भी दो वैल्यूज़ की बात करते हैं, x बराबर x1 और x बराबर x2। अब समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। समाकलन का मतलब होता है कि z का हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया, इसका हम जो है इसका मापन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं x1 से x2 तक z का x के सापेक्ष समाकलन, x1 से x2 तक z का x के साथ समाकलन। और ये जो निकाला कैसे जाता है वैसे फिजिकली कि ग्राफ बनाते हैं z का x के साथ, और जो
x1 से x2 तक ये नीचे वाला ग्राफ का एरिया जो है वो जो है इस प्रकार याद होता है समाकलन से। अब हम देखते हैं कि हमें y कैसे मिला, क्योंकि y है ना वो z नहीं है, ये z dx जो है ये y के बराबर है, यही y के बराबर है। जो नीचे वाला वक्र का एरिया है ना वो y के बराबर है, यानी कि z बराबर जो dy/dx हमने लिया था उसका हम जब समाकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया dy/dx इंटू dx। अब dx से dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ dy बच जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dy यानी dy का समाकलन होता है वो होता है y। ये समाकलन का मूलभूत नियम है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि dy/dx का जब हम समाकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, ना कि dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, इसको लिखा ऐसे जाता है तो ये हो जाएगा y। अब हम देखते हैं समाकलन के प्रकार। समाकलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का अर्थ होता है कि जब हम किसी भी फलन का समाकलन कर रहे हैं, जैसे कि z ऑफ dx कर रहे हैं, तब हमें पता नहीं है कि लिमिट क्या है हमारे पास। जैसे कि हमने पिछले वाले वक्र में देखा था यहाँ से यहाँ तक कि x बराबर x1 से x बराबर x2 तक हमने समाकलन किया। ये जो समाकलन है जहाँ पे हम लिमिट, हमें पता है कि x बराबर x1 से x2 तक जो है वो हम समाकलन ज्ञात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। लेकिन जब लिमिट का हमें ज्ञान ना हो तो इसको हम बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। तो हम जानते हैं समाकलन के नियमों के बारे में। पहले हमने देखा 1/x का जो समाकलन होगा dx के रिस्पेक्ट में वो होता है log x। जैसे log x का अवकलन जो है वो 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन भी क्या होगा, log x। इसी प्रकार जैसे हमने पढ़ा था x की पावर n का क्या होता है, nx n-1, तो x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा जो है e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है, ये आप याद रखिए। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप समाकलन देख सकते हैं। साइन x का माइनस कोस x का समाकलन जो करेंगे तो साइन x, सेक स्क्वायर x का टेन x, कोसेक स्क्वायर x का माइनस कोट x। अब हम देखते हैं कि दो फलनों का जो योग या घटाव हम करते हैं, यानी कि प्लस या माइनस, तो समाकलन में भी क्या होगा, प्लस या माइनस लगा के u का और v का अलग अलग हम समाकलन कर सकते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट नियम है। और यहाँ पे हम देखते हैं a ऑफ f(x) का। a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये जो संख्याएं हैं ये है a। इसका कोई भी ना तो अवकलन हो सकता है ना ही समाकलन हो सकता है। अगर हम a को y से गुणा करें और इसका समाकलन अवकलन करें मान लो, तो d ऑफ ay क्या हो जाएगा, हमने भी पढ़ा था a इंटू dy/dx। इसी तरह अगर a इंटू f(x) dx हो, यानी कि f(x) मान लो y है, तो ये हो जाएगा a इंटू y/dx। ये बाहर आ जाएगा अवकलन से भी और समाकलन से भी। तो ये हो गया हमारा समाकलन का पार्ट कंप्लीट। आगे के वीडियोस में हम चैप्टर्स पे मूव करेंगे। आपको कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।